हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो ये हमारा वन शॉट प्रिपरेशन का सीरीज का ही ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये भी हमारा एक तरीके से क्या होगा, समरी ही होगा। इसमें जहाँ पे जो पॉइंट मुझे लगेगा कि एक्सप्लेन करना है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी मैं इसको एक तरीके से समरी टाइप में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये कंसेप्चुअल है ना, और फैक्ट इसमें थोड़े रहते हैं, तो उस पर हमें काम करना पड़ेगा। ठीक, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया, देखो आप देख रहे हो, ये आप जो फिगर देख रहे हो, ये ह्यूमन बीइंग है। ये आपका फिजिकल एनवायरनमेंट है जिसको हम नेचर भी कहते हैं। टेक्नोलॉजी है एंड इंस्टीट्यूशंस है। ह्यूमन बीइंग क्या करता है, इन तीनों का इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बनाता है, किसके बीच में, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। सीधी सी बात है, पहले तो हम ये जानेंगे कि व्हाट इज रिसोर्स। रिसोर्स किसे कहते हैं। देखो, जो भी चीज ना अगर आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, विच कैन यूज टू सेटिस्फाइड अवर नीड, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर पा रहा है और हमें प्रोवाइड करा रहा है, ये वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब किसी ट्राइब्स या किसी सोसाइटी के कल्चर को, जो है ना, किसी कल्चर को कोई अफेक्ट ना हो रहा हो, है ना, उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो रहा हो। तो ये अगर चीजें हैं कि टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब भाई, मतलब जितन जो आपको जो भी आप रिसोर्स प्रोड्यूस करना चाहते हो, उसका जो उस वहाँ प्रॉफिट होना चाहिए। अगर वहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो फिर हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। तो इट इज टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरल एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। उसी को हम क्या कहेंगे, रिसोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, रिसोर्स कहेंगे। सो अगर हम बात करें कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है थिंग्स का, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी है, जो भी हमारा नेचुरल फिजिकल इन्वायरमेंट है या नेचर में जो भी चीज प्रेजेंट है, ठीक है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, तो वो होता है इंटरेक्टिव रिलेशन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। और इसको कौन इंटरेक्टिव कराता है, ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग क्या करता है, इंटरेक्ट करता है नेचर के साथ थ्रू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के हेल्प से नेचर के साथ ह्यूमन बींग क्या करता है, इंटरेक्ट करता है और एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर रहा है, जिससे कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या कर पाए, एक्सलरेट कर पाए। क्या कर पाए, एक्सलरेट कर पाए। तो इस तरीके से आपका ये जो फिगर देख रहे हो, ये इंटरडिपेंडेंट रिलेशन बताता है किसके बीच में, फिजिकल एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजी। और इनका की वो कौन है, फैक्टर कौन है, ह्यूमन बीइंग। ओके, तो ये केस आ जाता है। सोर्स एक तरीके से ह्यूमन एक्टिविटी है। रिसोर्स का आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। एक तरीके से जो रिसोर्स का कंपोनेंट है, ह्यूमन बीइंग भी उसका क्या है, एक एसेंशियल पार्ट है। वो क्या करता है कि ह्यूमन बीइंग क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है मटेरियल को, जो भी इन्वायरमेंट में होता है, किसमें, रिसोर्स में, और फिर अपने यूज में यूज करता है, ठीक है, अपने यूज के लिए उसका इस्तेमाल करता है, एक तरीके से उसको यूज करता है बेसिकली। अब बात करिए कि रिसोर्स को क्लासिफाइड किया गया कई तरीके से। जैसे अगर ओरिजिन के बेस पे किया जाए तो होगा बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग, लिविंग बीइंग का केस हो जाएगा, और ये क्या होगा, नॉन लिविंग बीइंग का, ठीक है। और नॉन नॉन लिविंग का बीइंग का मतलब क्या हुआ, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉयल, वाटर, है ना, एयर, ये सब। और लिविंग बीइंग आपका प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए एंड ह्यूमन बींग्स हो गए। ऑन द बेस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब खत्म होने के बेसिस पर, तो रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के बेसिस पर, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के स्टेटस के बेस पर अगर हम बात करें, पोटेंशियल होना, डेवलप्ड स्टॉक होना एंड रिजर्व्स होना, ठीक है। तो ये केसेस आ जाते हैं। रिसोर्सेज की बात की जाए तो दो तरह के रिसोर्सेज, नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल भी दो तरह के, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल भी दो तरीके के, कॉन्टिन्यूस और फ्लो। और एक होता है बायोलॉजिकल, जिसमें आपको वाइंड एंड वाटर कॉन्टिन्यूस में आ जाता है। बायोलॉजिकल में आ जाएगा आपका नेचुरल वेजिटेशन, दैट मीन्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल का भी दो पार्ट होते हैं, रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल आपके मेटल आ गए, नॉन रिसाइक्लेबल आपके फॉसिल फ्यूल्स आ गए। और जो आपका ये तो नेचुरल के पार्ट्स हो गए। अब हम ह्यूमन के बारे में बात करें, तो ह्यूमन क्या करता है, स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन इसका पार्ट होगा, इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी इसके दो फैक्टर होंगे, ठीक है। ये इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है रिसोर्सेज का। तो ये याद रखने वाली चीजें हैं। अब बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की। किसकी बात करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की। देखिए, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल।
ठीक है, पहला तो ह्यूमन सर्वाइवल के रिसोर्सेज वाइटल है, एज वेल एज मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करना है तो भाई हमें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। रिसोर्सेज एक तरीके से गिफ्ट ऑफ नेचर है। क्या है? गिफ्ट ऑफ नेचर है। दैट मीन्स फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। कैसा है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। और ह्यूमन बींग उसको यूज दम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। और ह्यूमन बींग्स क्या उसका एक्सेसिव यूज करते जा रहा है। कैसा? एक्सेसिव यूज करते जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई। कैसा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है? डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का डिप्लेशन हो रहा है फ्यू इंडिविजुअल्स की ग्रीड को सेटिस्फाइंग करने के लिए। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज विद इन फ्यू हैंड्स। जो रिसोर्सेज का जो एक्यूमुलेशन है वो किसके हाथों में हो गया? फ्यू हैंड्स, कुछ ही लोग के हाथ में हो गया है, जिसकी वजह से डिवाइड क्या हो गया? सोसाइटी हो गई टू सेगमेंट। एक हो गया हैव एंड एक हैव नॉट। दैट मीन्स रिच एंड पुअर के केस में। ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सोर्सेज। भाई मतलब एक्सेसिव यूसेज और रिसोर्सेज का जब हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आ रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। ये कुछ ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से मतलब इकोलॉजिकल क्राइसिस आ रहे हैं इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। ठीक है। तो इसमें एक चीज और कहा गया है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। दैट मींस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का होना चाहिए, जो कि एक क्या सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस मेंटेन करके रखेगा। अगर प्रेजेंट ट्रेंड को देखा जाए तो रिसोर्स डिप्लेशन बाय फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्री कॉन्ट्रोल, कुछ कंट्री और कुछ लोगों के द्वारा रिसोर्स का क्या हो रहा है? डिप्लेशन हो रहा है। और फ्यूचर ऑफ प्लानिट हमारा क्या है? डेंजर में। दैट्स वाई रिसोर्स प्लानिंग करना बड़ा जरूरी है। रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। सारे फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए हमें क्या है? रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है, कंपोनेंट है। ठीक, तो अब बात कर रहे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या केस है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीन्स हुआ कि सस्टेन डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन बिना डैमेज के एनवायरमेंट को। और डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट में होना चाहिए, और ना ही कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन के नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होना चाहिए। और डेवलपमेंट जो होता है वो विदाउट इन्वायरमेंट को डैमेज करते हुए होना चाहिए। ठीक है, इन्वायरमेंट को डैमेज ना करो। इसी केस में आपको देखो एक टेबल दिया हुआ था जिसमें था रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। 1982 में रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ था। इसमें टोटल 100 ऑफ द स्टेट्स आए थे। ठीक है, ब्राजील में हुआ था। फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था। क्या था? फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। दैट मीन्स सबके डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक टेबल पे बैठे हुए थे। ठीक है। समिट जो था कन्वेंट था फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। जो समिट था वो किसके लिए था? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल के लिए। ठीक है। द असेंबल्ड लीडर्स साइंड अ डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और जो असेंबल्ड लीडर्स ने उन्होंने क्या किया? साइन किया। और किस पर? डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो रियो कन्वेंशन था वो इंडोर्स करता है द फॉरेस्ट ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21। ठीक है, रियो कन्वेंशन क्या करता है? इंडोर्स करता है ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को एंड अडॉप्ट किया इसने एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। तो एजेंडा 21 क्या था? हमने यहाँ पे बात की ना एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया, एजेंडा 21 को। तो एजेंडा 21 क्या था? देखो ये ना डिक्लेरेशन साइन किया गया था वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा 1992 में एट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ना, यूएनसीईडी। यूएनसीईडी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कि आपका कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो में, जो कहाँ पर है? ब्राजील में। एक्चुअली इसका एम क्या था? एम ये था कि अचीव करना ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। क्या करना है? हमें अचीव करना है। तो एक एजेंडा था कि कॉम्बैट करेंगे एनवायरमेंटल डैमेज को, पॉवर्टी को, डिजीज को थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कमिंग इंटरेस्ट, ऑन कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, दैट मीन्स ये एजेंडा कॉम्बैट करने के लिए था कि इन्वायरमेंटल डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, पॉवर्टी को कैसे, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन को कैसे, ऑन कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये कुछ एजेंडाज हैं जिसके बेसिस पर एजेंडा 21 के अंदर सारी चीजें दी गई थी। जो मेजर ऑब्जेक्टिव था एजेंडा 21 का कि एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ ऑन इट्स ऑन लोकल एजेंडा 21। सभी लोकल गवर्नमेंट को क्या है? खुद की अपनी पंचायत के अंदर या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर या म्यूनसिपैलिटी के अंदर
एजेंडा 21 का नोटिस लग जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं रिसोर्स प्लानिंग की। ठीक है, तो ये क्या मतलब है, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि सिर्फ ये हमें नीड, हमारी नीड पूरी नहीं करेगा, ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इसको सस्टेन करके रखना जरूरी है। जैसे कि एग्जांपल लिया जाए, जैसे स्टेट ऑफ झारखंड है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट। अरुणाचल प्रदेश है एबंडेंस ऑफ वाटर सोर्सेज बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, the state of Rajasthan is very well endowed with solar and wind energy, but lack in water resources. तो वहाँ पे क्या है, water resources की कमी है. The cool desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. It is a very rich culture heritage, but is deficient in water, infrastructure and some vital minerals. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत पड़े, जिससे कि बाकी अदर्स जहाँ पे जिस चीज की रिक्वायरमेंट हो वो उनकी फुलफिल की कर पाए। ठीक है, उनकी डिमांड को फुलफिल कर पाए। तो नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, रीजनल एंड इवन लोकल लेवल पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो अब रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कितने तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, बट यहाँ पे हम करेंगे जैसे कि विच इन्वॉल्व्स, इसमें क्या होता है, पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेस अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, उसमें इन्वॉल्व क्या होता है, सर्वे करना, मैपिंग करना, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना, और फिर मेजरमेंट करना रिसोर्सेज का। सेकेंड स्टेप क्या आता है, इवॉल्व करते प्लानिंग स्ट्रक्चर, किस तरीके से अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, स्किल का यूज करेंगे एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप लगाएंगे कि हम वो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर पाए। तीसरा, मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स। हम क्या करेंगे, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान के साथ मैचिंग करेंगे कि जिससे किसको, ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स को, जिससे कि ओवरऑल हमारी नेशन का ग्रोथ हो। किसका ग्रोथ हो, नेशन का डेवलपमेंट हो। किसका डेवलपमेंट हो, नेशन का डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो ये स्टेप आता है। पहला है आइडेंटिफिकेशन इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा है प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना, तीसरा क्या है कि मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। ठीक है, तो इस पे काम करना पड़ता है। अब बात आती है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की। किसकी बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की। तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट अगर हम इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, इससे क्या होगा, सोशो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इस प्रॉब्लम से हमें बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स का कंजर्वेशन कंजर्वेशन करना पड़ेगा एट वेरियस लेवल पर। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेशनल लेवल पर ही करना पड़ेगा, नहीं, स्टेट लेवल पे भी आपको करना पड़ेगा, लोकल लेवल पे भी करना पड़ेगा, रीजनल लेवल पे भी आपको करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा था, बहुत सारे जो हमारे लीडर्स एंड थिंकर्स का ये मेन कंसर्न रहा है। गांधी जी वॉज वेरी एक्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन। इन दिस वर्ड वो हमेशा कहते हैं एनफ फॉर एवरीबॉडी नीड, एनफ फॉर एवरीबॉडी नीड, यानी सबकी जरूरतों के लिए तो एनफ है, बट नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड। लेकिन किसी ग्रीड को फुलफिल नहीं कर सकता हमारा नेचर, हमारा नेचर। ठीक है, हमारे नीड को तो फुलफिल कर देगा लेकिन हमारे ग्रीड को फुलफिल नहीं कर सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और ये आप आंसर में लिख सकते हो ये पॉइंट। ठीक है, जब भी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट या कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करोगे, तो he placed the greedy and selfish individual exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion. रूट डिप्लेशन कौन कौन से थे, दो रीजन थे, ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्योंकि रूट कॉज थे रिसोर्स डिप्लेशन के एट ग्लोबल लेवल पर। ही वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, वो मास प्रोडक्शन के भी खिलाफ थे। वांटेड टू रिप्लेस इट द प्रोडक्शन बाय द मासेस। वो क्या कहते थे, मास प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहते, वो कहते थे प्रोडक्शन बाय द मासेस, जिससे क्या हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, जॉब मिले। ठीक है, और उससे क्या हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो ये केस आता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल लेवल पर क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर सिस्टमेटिक वे इन 96। देखो ये कुछ ना आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, हो सकता है कि एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट्स लिए हुए हैं। ठीक है, क्लब ऑफ रोम ने एडवोकेट किया था रिसोर्स को फर्स्ट टाइम 1968 में। 1974 में गांधीयन फिलोसफी वाज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय मैकर इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इसमें उन्होंने बताया था रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल वाज मेड बाय ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में आया था। ठीक है, ये कमीशन जो कि ब्रंटलैंड कमीशन बनाया गया था
एक्चुअली इसमें एक वर्ड आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया किसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड को, ठीक है। और एडवोकेट किया गया कि एज ए मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन, इसको किस रूप में, रिसोर्स कंजर्वेशन के रूप में रखने के लिए, विच वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश इन ए बुक, जिसको नाम दिया गया ओवर कॉमन फ्यूचर। ब्रुनलैंड ने कमीशन रिपोर्ट में 1987 में, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड यूज हुआ, और ये किस में पब्लिश हुई, ओवर कॉमन फ्यूचर मैगजीन में पब्लिश हुई, जो कि किसके द्वारा रिलीज की गई थी, इन्हीं के द्वारा रिलीज करी गई थी। Another significant contribution हुआ था अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरियो, ब्राजील इन 1992। तो 1992 में भी इस पे बात हुई थी, ठीक है। अब बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज की। देखो आपका ये देखो, प्लेन प्लेन कितना है 43%, माउंटेन कितना है आपका 30%, एंड प्लेट्यू कितने हैं 20%। ये इंडिया की बात करिए, किसकी, इंडिया का, ये आपका रिलीफ फीचर्स है, ठीक है। लैंड रिसोर्स, अगर हम बात करें लैंड क्या है, ये एक नेचुरल रिसोर्स फॉर द अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है। इट सपोर्ट, क्या सपोर्ट करता है, नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, ट्रांसपोर्ट को, एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को। तो इंडिया हैज लैंड अंडर वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर, जिसमें कि आपका माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन एंड आइलैंड है, ठीक है। तो ये आ जाता है। लैंड यूटिलाइजेशन किस तरीके से हुआ, तो भाई देखो हमारे यहाँ लैंड यूटिलाइजेशन कैसे होता है, फॉरेस्ट के पर्पज से होता है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, अब जो लैंड कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होते, अवेलेबल नहीं होते, तो उसमें भी कई तरह के होते हैं, बेरन एंड वेस्टलैंड होते हैं, क्या होते हैं, बेरन एंड वेस्टलैंड होते हैं। सेकंड होता है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, कुछ लैंड्स को क्या कहते हैं, नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए रखा जाता है, जैसे बिल्डिंग हो गई, रोड एंड फैक्ट्री हो गई, ठीक है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स, जो एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड को निकाल दिया जाता है, अनकल्टिवेटेड, देखो फैलो लैंड का मतलब होता है ना, कभी कभी कुछ जो लैंड्स होते हैं उनको कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है ना, तो वो कहा जाता है, और देन फिर आपको उसमें प्रोडक्शन के, तो बैरन लैंड उनको कहा जाता है। परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, कुछ अनकल्टिवेटेड लैंड होते हैं जो परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड होते हैं। एंड सेकंड होते हैं लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, वहां पर क्या किया जाता है कि ट्री क्रॉप्स को ग्रो कराया जाता है ना, मिसलेनियस ट्रीज जो ग्रो होते हैं वहां पर, ठीक है, जैसे मैं छोटे मोटे जंगल टाइप हो गया हल्के फुल्के वैसे। कल्चरेबल वेस्टलैंड होते हैं जो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर, 5 साल से ज्यादा अगर उनको छोड़ दिया जाए अनकल्टिवेटेड के, उसको कल्चरेबल वेस्टलैंड कहते हैं, क्या कहते हैं, कल्चरेबल वेस्टलैंड कहते हैं, जो 5 सालों के लिए एग्रीकल्चर उसमें नहीं किया गया। देन और फैलो लैंड आपका केस देखो, यहाँ पे आपका ये आपका क्या था, फैलो लैंड की अगर बात करें तो करंट फैलो, दैट मीन्स लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, यानी 1 साल या 1 साल से भी कम अगर इनमें यूज किया गया तो उसको फैलो लैंड कहते हैं। अदर देन करंट फैलो क्या होता है, अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 ईयर एग्रीकल्चर ईयर्स के लिए अगर उनको नहीं यूज किया गया, उनको करंट फैलो कहते हैं, क्या कहते हैं, करंट फैलो कहते हैं। अब नेट सोन एरिया किसे कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है आपको 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में कि नेट सोन एरिया किसे कहते हैं, ठीक है। नेट सोन एरिया द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रो सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया, है ना। नेट सोन एरिया का मतलब होता है कि वो एरिया जहाँ पे आपका क्या क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया गया हो, वही टोटल जो टोटल जिस एक्सटेंट तक क्रॉप्स को क्या किया हार्वेस्ट किया जाता है उसी को नेट सोन एरिया कहते हैं। एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, यानी एक मान लो एरिया सोन मोर देन वंस, यानी एक से ज्यादा बार अगर एरिया सोन किया गया है एग्रीकल्चर ईयर में, प्लस नेट सोन एरिया जो है उसी को क्या ग्रॉस क्रॉप एरिया कहते हैं, मतलब एक ही खेत में दो अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो वही नेट सोन एरिया का केस आ जाता है, ठीक है। लैंड यूज पैटर्न इंडिया, अगर हम बात करें कि लैंड यूज पैटर्न कैसा है इंडिया में, तो फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ह्यूमन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लैंड जैसे फिजिकल फैक्टर जैसे टोपोग्राफी, क्लाइमेट और सॉइल टाइप्स पे। ह्यूमन फैक्टर पे बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा, टेक्नोलॉजिकली की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, कल्चर के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड ट्रेडिशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये आपका दिया हुआ है, देखो फॉरेस्ट का एरिया ये है आपका 18.11%, ठीक है। बैरन अनकल्चरेबल वेस्टलैंड हो गया आपका 18%, 11% हो गया। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, तो ये आपका हो गया नॉन एग्रीकल्चर यूजेस की केसेस में। फिर आपका आपका हो गया परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, ये आपका हो गया एरिया अंडर मिसलिनियस, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसमें दिया हुआ है एक्चुअली, तो देख सकते हो आप। वेस्टलैंड इज अ लैंड, अब वेस्टलैंड किसे कहते हैं, इज लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, यानी सीधी सी बात है कि एग्रीकल्चर यूज के लिए इसको नहीं यूज किया जाता है, अदर चीजों के लिए यूज किया, जैसे रॉकी हो गया, ठीक है,
एरिड एंड डेजर्ट एरिया, रोड, रेलवे, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। ठीक है। Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measure to conserve and manage it has resulted in land degradation. Land degradation कैसे होता है? जब लॉन्ग पीरियड तक अगर ना किसी भी खेती के मतलब मान लो कि एग्रीकल्चर एरिया है, उस पर आप प्रोडक्शन करते जा रहे हो, है ना, और कोई कंजर्व या मैनेज करने का काम नहीं कर रहे हो, तो वही क्या होता है, फिर वहां का लैंड डिग्रेड होने लगता है। क्या होने लगता है? लैंड डिग्रेड होने लगता है। लैंड डिग्रेडेशन कंजर्वेशन मेजर्स कैसे किए जाते हैं? जैसे ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग have contributed significantly to land degradation. माइनिंग साइट्स होते हैं जो लिव डीप स्कार्स छोड़ते हैं, ठीक है, एंड ट्रेसेस ऑफ ओवर बर्निंग द लैंड। जैसे अगर रिसेंट ईयर में बात किया जाए कि इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट जो वेस्ट होते हैं have become a major source of land and water pollution in many part of the country. Effluent मतलब जो इंडस्ट्री से वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं वो एक तरीके से क्या होते हैं, वो वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। अभी लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो, और कैसे इस लैंड डिग्रेडेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, तो भाई एफोरेस्टेशन करके एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग करके। ठीक है, जानवरों के लिए ग्रेजिंग करने का भी एक पैटर्न होता है, उस तरीके से हम करा सकते हैं। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट्स, ठीक। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, उन पे क्या, थॉर्नी बुशेस ग्रो कराकर सैंड ड्यून्स को स्टेबल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो वहां पे हो सकता है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, वेस्टलैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक। माइनिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड छठा, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट्स, ट्रीटमेंट के बाद उनका प्रॉपर डिस्पोजल एंड डिस्चार्ज होना चाहिए। अब सॉइल को एज ए रिसोर्स हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। इट इज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, ठीक है, एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। जैसे कि अगर बात करें, इट टेक मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ, डेप्थ में बनने के लिए फ्यू सेंटीमीटर के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर लगे, जैसे चेंज इन टेम्परेचर होता है, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर होता है, विंड होता है, ग्लेशियर होता है, एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ सॉइल करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। पेरेंट रॉक और जो बेड रॉक जिसको कहा जाता है, क्लाइमेट, वेजिटेशन, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। पेरेंट रॉक मतलब समझ रहे हो ना, लाइक जो इनिशियली जो रॉक्स होते हैं जिससे सॉइल फॉर्म करता है। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंज विच टेक प्लेस इन द सॉइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। सॉइल आल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। क्या है, सॉइल कंसिस्ट करता है ऑर्गेनिक ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को, ठीक है। जैसे कि आप देखो, ये टॉप सॉइल है, द अपर सॉइल लेयर है, ठीक है, एंड सेकंड इसके नीचे सब सॉइल वेदर रॉक, सैंडी एंड स्लेट क्ले। फिर आपका सबस्ट्रेटम वेदर पेरेंट रॉक मटेरियल, ठीक। अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक होता है। तो ये आपके लेयर्स हैं, सॉइल प्रोफाइल्स हैं आपके, ये आप देख सकते हो चार्ट पे, टॉप सॉइल्स ऊपर, जिसमें हम डिस्कस अभी हम इसी के बारे में कर रहे हैं। सो नाउ हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। सॉइल्स के भी क्लासिफिकेशंस होते हैं जो कि बेसिस होते हैं कई सारे फैक्टर्स पे, जैसे सॉइल फॉर्मेशन, कलर थिकनेस, टेक्सचर, एज एंड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। अब वो कैसे है आपके, देखो जैसे एलुवियल सॉइल की बात करें, देखो ये ना जनरली इंटायर नॉर्दर्न प्लेन में होता है एलुवियल सॉइल, ठीक है। ये डिपोजिट तीन इंपॉर्टेंट हिमालय रिवर सिस्टम्स होता है, इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इट ऑल्सो फाउंड इन राजस्थान, कहाँ पे पाया जाता है, राजस्थान में, गुजरात में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, पर्टिकुलर इन द डेल्टाज ऑफ द महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, यहाँ पे भी आपका alluvial soil पाया जाता है। इवन alluvial soil consists of various proportion of sand, silt and clay. जैसे जैसे हम मूव इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैली, सॉइल पार्टिकल अपीयर टू बिगर इन साइज, सॉइल पार्टिकल की साइज क्या बढ़ती जाती है। वेयर इज द अपर साइड ऑफ द रिवर वैली देयर सॉइल आर कोर्स। अपर साइड मतलब ऊपर की तरफ, रिवर जहाँ से बहती है उसके आसपास के एरिया की बात कर रहा है, या उसके थोड़ा 2 4 5 10 15 मिनट किलोमीटर की बात, ठीक है। लेकिन ये जो नीचे की तरफ जब आता है तो वो साइज क्या होती है, बिगर इन साइज हो जाएगी, ठीक है। बेस्ड ऑन एज एलुवियल सॉइल, alluvial soil can be classified as old alluvial banger कहा जाता है। banger soil is higher concentration of कंकर nodules than खादर, ठीक है। न्यू alluvial खादर कहा जाता है। देखो एक तरीके से बैंगर का मतलब हो गया, जैसे मान लो कि ना रिवर्स बह के आ रही है, तो जो ऊपरी जो सॉइल लेके आ रही है ना उसको न्यू एलुवियल की खादर कहा जाता है, और जो इसके नीचे होते हैं उसको बांगर कहा जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो कभी भी जो खादर होगा वो क्या होगा, हाईली फर्टाइल होगा, किससे, बांगर बांगर से, ठीक है। एलुवियल सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल्स। एलुवियल सॉइल्स क्या होता है, फर्टाइल्स होते हैं। These soils contain an adequate proportion of potash,
फॉस्फेरिक एंड लाइम। फिर आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन की ग्रोथ के लिए यूज होता है, पैडी के लिए, वीट के लिए एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप के लिए यूज होता है। ठीक है, ये केस आता है। सेलुवियल सॉइल है ये आपका। ब्लैक सॉइल का केस अगर लेके चले, इनका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। ठीक, और ये इनको रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस along with parent rock material the important factors होते हैं इनके लिए। जैसे सॉइल आइडियल फॉर ग्रोइंग, यहाँ पे क्या ग्रो किया था, कॉटन ग्रो किया जाता है, जिसको कि हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इस सॉइल को हम क्या कहेंगे, ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि यहाँ पे हम, ये आइडियल होता है किसके लिए, कॉटन की ग्रो के लिए। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज आइडेंटिकल फॉर द डेक्कन ट्रैप बासाल्ट। ठीक है, रीजन स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटो इज मेड अप ऑफ लावा फ्लो। सीधी सी बात है, कैसे बनता है, डेक्कन ट्रैप बसाल्ट रीजन से स्प्रेड होता है नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू में, और जो कि किसकी वजह से बना होता है, लावा के फ्लो होने की वजह से। ठीक है, क्योंकि वहां पे कभी ना कभी क्या होगा, आपका वोल्केनो इरप्ट हुआ होगा, वोल्केनो इरप्ट हुआ होगा। सॉइल कवर की बात कीजिए, कहाँ पे आता है, प्लेटो ऑफ महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, ठीक है, मालवा में, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैली। ब्लैक सॉइल जनरली एक्सट्रीमली फाइन होते हैं, क्लेइंग मैटर होते हैं, और वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। ये क्या करते हैं, मॉइस्चर होल्ड कर पाते हैं, ठीक है, ज्यादा देर तक। ब्लैक सॉइल जो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाशियम, लाइम। ये तीनों चीज को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। द सॉइल इज स्टिकी, द सॉइल इज स्टिकी when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period। सॉइल क्या होता है, स्टिकी होते हैं जब वो वेट एंड डिफिकल्ट होता है, इस पे वेट होते हैं जब, डिफिकल्ट होता है इन पे काम करना। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा डिफिकल्ट है ये। जैसे क्ले क्या है, स्टिकी हो जाएंगे, इस पे पानी गिरेगा ना, ये स्टिकी हो जाएंगे, इस पे चलना मुश्किल हो जाएगा, इस पे काम करना मुश्किल हो जाएगा। ये केस आता है। रेड एंड येलो सॉइल, ये आपका रेड एंड येलो सॉइल का एग्जांपल्स हम ले रहे हैं थोड़ा सा, कि कैसे काम करता है। कि दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप फ्रॉम क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक्स, क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो। जहाँ पे बारिश कम होती है ना, वहाँ पे रेड सॉइल्स डेवलप हो जाता है। ये रेड सॉइल आता है, जो रेड कलर आता है क्यों है, इसका डिफ्यूजन ऑफ आयरन, आयरन का डिफ्यूजन हो जाता है एंड मेटा क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में। इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। जब इसमें हाइड्रेटेड फॉर्म वाटर पार्टिकल्स आ जाते हैं, वाटर आ जाता है, तो ये येलो दिखने लगता है। अदरवाइज ये क्या होगा, रेड ही रहेगा। और रेड कलर क्यों आएगा, डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से। कहाँ कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, ऑन साउथर्न पार्ट ऑफ मिडल गंगा प्लेन, along the पिडमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। तो ये केस आ जाता है। लेटराइट सॉइल की बात करिए, तो ये अंडर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन में काम करता है। ठीक, मतलब डेवलप होता है, सॉरी। दिस सॉइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। ये सॉइल का जो रिजल्ट होता है वो इंटेंस लीचिंग होता है ना। मतलब ये सॉइल कैसे रिजल्ट, कैसे फॉर्म करता है, रिजल्ट होता है इंटेंस लीचिंग, यानी बहुत ही ज्यादा लीचिंग होने की वजह से, ड्यू टू हैवी रेन, क्या पानी नीचे की तरफ जाता रहता है। लेटराइट सॉइल जो है ना, एसिडिक, उसकी पीएच वैल्यू लेस देन 6.0 होती है, और जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसके पास प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, इसलिए यहाँ पे प्लांट्स होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये साउथर्न स्टेट में पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट ऑफ रीजन ऑफ महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी पाए जाते हैं। दिस सॉइल क्या सपोर्ट करता है, डिसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट बट ह्यूमस पुअर, मतलब वाटर कंसंट्रेशन कम रहता है। दिस सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। यहाँ पे क्या ग्रो होता है, टी एंड कॉफी ग्रो होता है। अब बात करते हैं एरिड सॉइल की, किसकी, एरिड सॉइल की। ये जनरली रेड टू ब्राउन इन कलर होते हैं। ये टेक्सचर सलाइन इन नेचर, जनरली सैंडी होगा टेक्सचर और सलाइन होगा नेचर इनका। कुछ एरिया में सॉल्ट कंटेंट वेरी हाई, कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। इवन इस सॉइल से हम क्या करते हैं, वाटर से इवेपोरेट करके हम कॉमन सॉल्ट भी ले लेते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस कर पाते हैं एक्चुअली। एरिड सॉइल लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर, यहाँ पे क्या लैक होता है, किसका, ह्यूमस और मॉइस्चर का। तो लोअर ओरिजिन ऑफ द सॉइल आर ऑक्युपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। जैसे जैसे नीचे जाएगा कैल्शियम कंटेंट बढ़ता चला जाएगा, और कंकर लेयर जो होता है वो बॉटम ओरिजिन रेस्ट्रिक्ट द इन्फ्लेटेशन ऑफ वाटर, जिसकी वजह से वाटर कंसेंट्रेशन नीचे नहीं जा पाता, वाटर का जो लेवल है वो नीचे नहीं जा पाता है। तो ये चीज है। फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल जो होता है ये हिली माउंटेन्स एरिया में पाया जाता है। इनका टेक्सचर लोमी होता है, सिल्टी होता है वैली साइड में, और कोर्स ग्रेन्ड होता है अपर स्लोप में। अगर हम स्नो कवर्ड एरिया ऑफ हिमालय की बात करें, तो ये सॉइल एक्सपीरियंस करते हैं डेनुडेशन और एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट। डेनुडेशन मतलब जो ऊपर का लेयर है ना, वो गायब होता जाता है। ठीक है, द सॉइल इज फर्टाइल ऑन द रिवर टेरेस एंड एलुवियल फैन।
सॉइल जो होता है फर्टाइल होता है किसका, रिवर टेरेस में एंड एलुवियल फैंस में, ठीक। ये आपके एग्जांपल से देख लो आप, फॉरेस्ट कहाँ पर पाया जाता है, एलुवियल कहाँ पे, रेड सॉइल कहाँ पर, ब्लैक कहाँ पर, लेटराइट और एरिड रीजन। अब बात करते हैं सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन की। तो जब डेनुडेशन होता है ना सॉइल कवर का, मतलब ऊपर का जो मिट्टी है वो गायब होती है, सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन डिस्कवर्ड सॉइल, इसी को सॉइल इरोजन कहा जाता है। ये जनरली ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होता है, लाइक डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। अब बोलोगे सर डिफोरेस्टेशन की वजह से कैसे हो सकता है? देखो डिफोरेस्टेशन क्या होता है, प्लांट जब होते हैं ना, प्लांट आसपास के अपनी मिट्टी को क्या करते हैं, स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं। लेकिन जब यही प्लांट्स वहां से, मतलब मान लो वो डिफोरेस्टेशन, पेड़ कट काट दिया गया, वहां का जो सॉयल होगा ना, उनके बीच की जो स्ट्रेंथ होगी, जो उनके जो लाइक वो वीक हो जाता है ना, तो वो फिर इजीली वहां से रिमूव हो सकता है। नहीं तो प्लांट क्या तो होल्ड करके रखता है उन मिट्टी को। ये चीज है, ओवरग्रेजिंग से भी होता है, कंस्ट्रक्शन माइनिंग से होता है। तो सम नेचुरल फोर्स, लाइक सम नेचुरल फोर्स भी काम करते हैं, जैसे विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, वाटर हो गया, क्योंकि सॉइल इरोजन में हेल्प होता है, मतलब दोनों तरह से। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, दैट मीन्स मैन ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचुरल एक्टिविटी, दोनों ही क्या सॉइल इरोजन में रोल निभाती हैं। सॉइल इरोजन इज आल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, और डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग यूज करने से भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। तो जैसे देख रहे हो आप, ये रिवर्स की वजह से नेचुरली वाटर क्या कर रहा है, सॉइल इरोजन कर रहा है। और ये गली इरोजन है ना, द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्लेइंग सॉइल एंड मेक डीप चैनल आर गलीज, ये क्या कहते हैं, गलीज कहते हैं। द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्लेइंग सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल, ये किसकी वजह से हो रहा है, जैसे पानी डायरेक्ट गिर रहा है ना, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होल होता गया, फिर बीक करता गया उस तरह से। ये तो ये गली इरोजन होता है पानी की वजह से, बेसिकली पानी की वजह से होता है, ठीक है। तो ये बिकम अनफिट हो जाता है कल्टीवेशन के लिए, जिसको हम बैड लैंड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बैड लैंड कहते हैं। And when water flow has sheet over large area down a slope and topsoil is washed away, it is known as sheet erosion, जिसको हम बाद में क्या कहते हैं, शीट इरोजन भी कहते हैं। जब ऊपरी लेयर जो होती है अगर टॉपसोइल वॉश कर जाती है तो शीट इरोजन भी कहा जाता है। बाइंड ब्लो लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड में विंड इरोजन, और जब विंड अगर ऐसा करती है तो उसको विंड इरोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो गली इरोजन, शीट इरोजन एंड विंड इरोजन, ये तीनों हमने समझ लिया, ठीक है। सॉइल को कंजर्व कैसे करेंगे भैया? सॉइल को कंजर्व करने के लिए क्या है, फ्लोइंग अलोंग द कॉन्टर लाइन, जैसे डी एक्सलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप इज काउंटर फ्लोइंग, जैसे हमारा लेयर बना के सीढ़ी की तरह, तो उसको काउंटर फ्लोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटर फ्लोइंग कहते हैं। टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट इरोजन, टेरेस कल्टीवेशन क्या करेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा इरोजन को। और दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जो होता है वेस्टर्न सेंट्रल हिमालय पे काम करता है। व्हेन ए लार्ज फील्ड इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, जब लार्ज फील्ड डिवाइड हो जाता है स्ट्रिप्स में, और स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास में left to grow between the crops, ठीक है। दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ द विंड एंड दिस मेथड नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। जब लार्ज फील्ड को डिवाइड किया जाता है स्ट्रिप्स में, और स्ट्रिप्स पे ग्रास ग्रो, लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, और ग्रास ग्रो करा दिया जाता है वहां पर, तो ये भी क्या है, एक तरीके से विंड की जो फोर्स होती है ना उसको स्टॉप करता है, जिससे कि स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। Planting line of tree to create shelter help in stabilization of sand dune and stabilizing the desert in western India। मतलब प्लांटिंग करना, लाइन्स में प्लांटिंग करना ट्रीज की, ये भी क्या करता है, एक तरीके से शेल्टर बेल्ट बना देता है, जिससे कि क्या होता है, स्टेबलाइज हो जाता है डेजर्ट, ठीक है। सैंड ड्यून्स को भी स्टेबलाइज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से भी काम किया था। टेरेस कल्टीवेशन भी आपको क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है इरोजन को, क्योंकि वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय में यूज किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, एंड थैंक्स टू ऑल।